नमस्ते बच्चों। अब हम लोगों ने शिक्षण एवं संप्रेषण चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले शिक्षण को कवर किया, फिर संप्रेषण को कवर किया। अब हम लोग शिक्षण से जुड़ी कुछ बातों को आगे लेके चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे अगर कि किसी भी चीज़ के जैसे बोलते हैं किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए उसके प्रिंसिपल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप विद्यालय के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे लागू करते हैं जिनके तहत आप विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सक्षम हो पाते हैं या विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बना पाते हैं। जो जितने भी आपके मतलब आसपास के एरिया में जितने भी स्कूल्स होंगे उनसे कुछ हटकर कार्य करते हैं, जिसके द्वारा आपको लगता है कि इनके करने से मेरा विद्यालय सबसे नंबर 1 की पोजीशन पाएगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स जो होते हैं वो चलाते हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षण के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। तो जैसे नहीं कहते कि किसी भी टीचर इन द सेंस किसी भी जैसे जिसने भी किसी भी व्यक्ति को हम बोले कि हाँ अगर उसने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया है और उसको हम बोले कि जाइए आप पढ़ा दीजिए, तो हर कोई पढ़ाने में सक्षम नहीं होता है। पढ़ाने में जैसे हम बोलते हैं एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने के लिए बहुत सी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। जटिलताओं यानी मैं कहना चाहूँगी और आसानी से अगर बताऊँ कि कुछ ऐसे सिद्धांतों, कुछ ऐसी बातों को फॉलो करना पड़ता है, कुछ ऐसे नियमों को अपने शिक्षण कार्य में ढालना पड़ता है जिनके द्वारा हम शिक्षण करके हम परफेक्ट टीचर साबित होते हैं। या यूं कहूँ कि एक शिक्षक प्रशिक्षण, समझ रहे हैं, एक शिक्षक को प्रशिक्षण मिलना बहुत ज़रूरी होता है और जब वो प्रशिक्षण उसको मिल जाता है तब उसके बाद वो परफेक्ट शिक्षण कार्य कर पाता है और उसका परफेक्ट शिक्षण कार्य करना ही छात्रों के लिए बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेगा इसी से कि शिक्षक शिक्षण कार्य करता है जहाँ पर वो, और इसमें दूसरी बात आती है कि एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा छात्रों के मनोविज्ञान की जानकारी बहुत होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक रोल जो होता है वो मनोविज्ञान का होता है। मनोविज्ञान का सबसे अधिक रोल होता है छात्रों की साइको पढ़ने के लिए। शिक्षक के नियम में मतलब शिक्षक के शिक्षण कार्य में मनोविज्ञान की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब मनोविज्ञान की भूमिका के लिए हमें एक शिक्षक को छात्रों की रुचि, उसकी अभिरुचि, उसकी अभिवृत्ति, इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब वो छात्रों की रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्तियों को जान लेता है तो उसके द्वारा उसका शिक्षण कार्य जो होता है वो बहुत ही सहज, सरल और सहजतापूर्ण से, या यूँ कहिए कि बिल्कुल छात्रों के अकॉर्डिंग वो क्लास को कंडक्ट कर पाता है। ठीक, अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि रुचि का मतलब क्या होता है। रुचि का मतलब होता है कि इंटरेस्ट, कि छात्र का इंटरेस्ट क्या कह रहा है, छात्र की रुचि क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप उस विषय को, उस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। अभिरुचियों की बात करो, रुचि और अभिरुचि में अंतर क्या होता है कि रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। कुछ रुचियां हमारी बाय बर्थ होती हैं और कुछ हम माहौल, वातावरण के साथ देखते देखते अडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। अब अभिरुचि, अब जैसे अगर मैं बात कहूँ कि आपके अंदर गुणवत्ता तो है, कहने का मतलब आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आपके अंदर जैसे मान लीजिए कहते हैं कि एक गेम है, कोई शतरंज खेलने के लिए आपके अंदर क्वालिटी बहुत है, दिमाग बहुत लगा सकते हैं, आप लगा लेते हैं कि कौन सी चाल कैसे खेलनी, कौन सी चाल कब पड़ेगी, किसकी चाल कब डाउन करनी, अपनी आगे रखनी है जीत के लिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो शतरंज में है ही नहीं।
तो रुचि जब आपका उधर है नहीं, लेकिन अभी रुचि आपके अंदर है, ये आपकी अभी क्षमता से जुड़ती है। कहने का मतलब है आपके अंदर कैपेबिलिटी है उस चीज के लिए, लेकिन आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं, तो क्या वो काम आगे बढ़ेगा? कतई नहीं बढ़ेगा। तो दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। एक चीज के होने से कार्य आगे प्रगति पर नहीं बढ़ सकता है। जैसे कि शिक्षण में आपकी रुचि होनी चाहिए, मगर शिक्षण कार्य को संचालित करने में अभी रुचि भी होनी चाहिए। कहने का मतलब शिक्षण की संपूर्ण नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए कि किस प्रकार से छात्र को डील करना है, किस प्रकार से कौन सा कठिन पाठ अगर आ गया तो उसको हमें डील करना है, छात्रों के आगे प्रस्तुत करना है ताकि वो पाठ छात्रों को आसान लगे। तीसरा शब्द हमारा अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति को आसान कर दूं अगर तो मनोवृत्ति, मनोवृत्ति अगर बोलूं और आसान बोल दूं तो दृष्टिकोण। अब क्लियर हो गया होगा कि छात्र की मनोवृत्ति को देखते हुए, छात्र के दृष्टिकोण को देखते हुए, अब दृष्टिकोण में क्या आ रहा है? उसका मानसिक स्तर, उसकी आयु, यही सब तो आ रहा है। इन सबको देखते हुए आप अपने पाठ को पूरा करते हैं। ठीक, अगर इसको मैं कहूँ तो जैसे कहेंगे कि एटीट्यूड को देखना, उसका दृष्टिकोण क्या कह रहा है, उसका दृष्टिकोण जो कह रहा है, जिस प्रकार का कह रहा है, उस प्रकार से आप अपनी कक्षा को लेते हैं। क्योंकि एक कक्षा में प्रतिभाशाली छात्र, मंदबुद्धि छात्र, सामान्य छात्र, हर प्रकार के छात्र होते हैं जिन्हें हम सबको एकदम साथ लेकर क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। कभी भी क्लास हम कक्षा अपनी किसी एक छात्र को देखते हुए नहीं पूरी करते हैं कि हाँ बारी बारी से हम पढ़ाएंगे, पहले चलिए प्रतिभाशाली वाले छात्रों को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद सामान्य बुद्धि वाले छात्रों को अलग बैठा के पढ़ा लें, उसके बाद मंद बुद्धि वाले छात्रों को अलग बैठाए। नहीं, हमारी टेक्निक ऐसी होनी चाहिए, हमारी पढ़ाने की मेथड इस प्रकार का होना चाहिए कि सभी छात्र उसको पढ़ने के लिए जिज्ञासु रहें। तो इन चीज़ों को लेते हुए मनोविज्ञान के द्वारा जब हम इन सारी चीज़ों को रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इन सबको लेते हुए जब चलते हैं तब हम अपने शिक्षण को सफल बना पाते हैं। तो यही सफल बनाने के लिए कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं जिनको मैं हाफ पोर्शन में करके समझाऊंगी आपको। हाफ पोर्शन इस क्लास में, हाफ पोर्शन में ना कमिंग क्लास में करूंगी। तो इनके एक एक सिद्धांतों को आप बहुत ही वन बाय वन करके समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब काम आने वाले सिद्धांत हैं शिक्षण कार्य में। जब आप शिक्षण कार्य करेंगे तब आपको बहुत ही ये काम आएंगे। और शिक्षण के सिद्धांत ऐसे ही नहीं बोले जाते हैं, जैसे कि एक विद्यालय का प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट होता है, तभी अपना इम्पोर्टेंस वो तभी प्ले कर पाता जब उसके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। समझ रहे हैं? एक प्राचार्य के सिद्धांत जब तक नहीं ठोस होंगे तब तक वो प्राचार्य नहीं हो पाता। ठीक, तो अगर अब हम आते हैं अपने पहले सिद्धांत की तरफ। पहला सिद्धांत हमारा कहता है स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसको क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है कि इसका आपको अर्थ जो है वो सेंटेंस में समझ में आ रहा है। स्वयं करके सीखने, जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपके साथ कुछ कर नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन समझना आपको स्वयं को पड़ेगा। जब तक आप स्वयं जिज्ञासु नहीं होंगे चीज को जानने के लिए, तब तक आपका डब्बा खोल के दिमाग का कोई भी भर नहीं सकता है। जब तक आपका इंटरेस्ट, खुद रुचि आपकी जागृत नहीं होती है उस चीज को, उस पर्टिकुलर पाठ्य वस्तु को पढ़ने के लिए,
वही हमारा कहता है स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। छात्रों को क्रियाशील होना चाहिए, है ना। इसलिए कहा गया है किसी विकास का आधार जो होता है वो क्या होता है, स्वक्रिया होती है। विकास तभी तो होता है जब हम खुद कुछ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अरे वहां पर सब ऐसा है, हमारा देश तो तरक्की नहीं कर पाता, उनका देश तो तरक्की करा, उनके देश में देखो ये है, हमारे यहाँ तो ये नहीं। कहने से नहीं है, खुद करिए। अगर आप सेल्फ खुद कुछ कर रहे हैं कंट्री के लिए, तब आप अदर को ब्लेम कर सकते हैं। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जिस प्रकार से एक पेड़ होता, बीज होता है, ठीक, अब ये बीज जो होता है, अब इस बीज को बोला गया ये आम का बीज है, बोल दिया गया। अब आम का बीज मैंने सामने लाके रख दिया आपके। एक आम का पेड़ कितने साल में बड़ा हो जाता है? बीज अगर हम लगाते हैं तो वो कितने साल में बड़ा होकर फल देगा? ठीक, कुछ सालों में देगा। उतने साल हम बीज को अपने सामने रखे रहे तो क्या वो फल दे देगा? या वो बीज पौधे में परिवर्तित होकर पौधा पेड़ में परिवर्तन हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसके अंदर गुण है। इस बीज के अंदर आम के पौधे का गुण है और आम का फल निकलना है, लेकिन उसका गुण कब सामने आएगा? जब वो क्रिया करेगा। और क्रिया कब करेगा? जब हम उसको जाके जमीन में बोएंगे, तभी तो करेगा। अन्यथा वो सामने पड़ा रहे बीज और हो जाए पेड़ और अब निकल जाए आम, तो मान जाए हम बात, नहीं निकलेगा। इसी को कहते हैं स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, कि ये स्वक्रिया होती है। विकास तभी होता है जब हम कोई क्रिया करते हैं। जब हम कोई क्रिया ही नहीं करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे ही नहीं, तो छात्र समझेंगे कहाँ से? समझेंगे? नहीं समझेंगे। अगला आता है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक, प्रेरणा का सिद्धांत। अब प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? मोटिवेशनल, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कि आप मोटिवेट करें। किस तरीके से मोटिवेट करेंगे भाई? कुछ इतने अलग ढंग से, कुछ नए टेक्निक से पढ़ाएंगे, नई विधियों के द्वारा पढ़ाएंगे, नई नई जानकारियां देंगे, तो उससे बच्चा क्या होता है? बच्चा मोटिवेट होता है। जैसे आपने मान लीजिए बोला कि कल सभी बच्चे ये जो खंड पढ़ा है हमने आज, इसमें से कठिन शब्दों को ढूंढ के लाएंगे और उनके अर्थ देखें कौन कितने इस क्लास में बच्चे बता पाएंगे और बाकी ना आने वाले हम बताएंगे। अब उससे क्या होता है? बच्चे घर गए, उस पैराग्राफ से डिफिकल्ट वर्ड्स को छाटा, कठिन शब्दों को, और वो लिख के लाए। अब जिन बच्चों ने भी लिख के लाए थे, कम से कम घर जाके मेहनत की, कक्षा में उन्होंने शब्दों को बोला, दूसरे बच्चों ने अर्थ बताया, जो ना बता पाए उनको आपने क्लियर किया। उसके बाद क्या हुआ? जो जो बच्चों ने मेहनत किया, आपने सबको शाबाश, बहुत अच्छा, अति उत्तम। जब इस तरह से आपने किया तो क्या मिला? ये बच्चों को प्रेरणा मिली और मोटिवेट हो गए वो बच्चे। इतने से ही, इन छोटे शब्दों से ही वो मोटिवेट हो गए और नेक्स्ट टाइम काम करने के लिए प्रेरित हुए। वो बच्चे जो नहीं करके लाए थे, हुआ क्या? आपने कोई पुरस्कार दिया? कोई पुरस्कार नहीं, सिर्फ बातों का पुरस्कार था कि आपने कहा शाबाश, वेरी नाइस, अति उत्तम, उत्तम, अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह के जो शाब्दिक आपके प्रेरणा शब्द थे वो आपने कहे। अब अशाब्दिक आपने प्रेरणा के शब्द कौन से? अशाब्दिक में आपने पुरस्कार दे दिया। आप चौक से लिख रहे थे, बच्चे को एक चौक पकड़ा दी, बच्चा उतने में बहुत खुश कि हमें मैडम ने गिफ्ट दे दिया, गुरुजी ने हमें तोहफा दे दिया। क्यों? हमने सही उत्तर दिया। वो चौक से वो बहुत खुश हो गया, छोटा सा पुरस्कार है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप छोटी भी चीजें करते हैं तो वो छात्र जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है, वो मोटिवेट हो जाता है। और मोटिवेशन जो होती है वो छात्र के बहुत काम आती है उसको शिक्षण कार्य में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। अब हम आगे बढ़े अगर तो रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? कि छात्रों के अंदर रुचि का होना बहुत जरूरी होता है।
रुचि जागृत करना बहुत अनिवार्य होता है। जब तक हम बच्चे के अंदर रुचि जागृत नहीं करेंगे तब तक कैसे पढ़ाई करेंगे। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रुचि जो होती है वो जन्मजात होती है और अर्जित भी होती है। तो टीचर अपने विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न टेक्निक्स के द्वारा, विभिन्न मेथड्स के द्वारा, नई नई विधियों के द्वारा वो छात्रों को पढ़ाता है। कुछ टीएलएम का भी यूज़ कर देता है, शिक्षण सामग्रियों का भी यूज़ करता है, जिसके कारण छात्र जो होते हैं वो पढ़ने के लिए बहुत ही इच्छुक हो जाते हैं। आगे निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे बोलते हैं एक डेफिनेट एम होना चाहिए। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपका कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को वो पाठ, आखिर उस पाठ को पढ़ाने का मकसद क्या है। ये आपका खुद जब डिफाइन करेंगे आप, तभी तो बच्चा डिसाइड करेगा, तभी तो बच्चा भी जानेगा कि हाँ ये चैप्टर पढ़ने का मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों ये पढ़ूं। तो उसका आपको पहले डिसाइड करना होगा और उस निश्चित उद्देश्य को तब आप छात्रों तक पहुंचाते हैं तो छात्र भी डिसाइड कर पाता कि हाँ इस चीज़ का, शिक्षण कार्य का या इस पाठ का कुछ निश्चित उद्देश्य है। आगे अगर हम बढ़े तो नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी शिक्षण कार्य के लिए, किसी भी शिक्षण की सफलता के लिए नियोजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे शिक्षण कार्य की सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। मान लीजिए आप पढ़ाने जा रहे हैं, प्लानिंग नहीं की, आप कुछ और पढ़ा के चले आए, कुछ और कर दिए। लेकिन हाँ, एक और बात याद रखिए कि जो नियोजन होती है, जो प्लानिंग होती है, वो शिक्षक की स्वामिनी नहीं होती है। वो क्या होती है? वो दास होती है। ठीक, कहने का मतलब है जो आपने योजना बनानी वही परफेक्ट, वही नहीं है कि हाँ वही पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको पढ़ाते वक्त कुछ नया लगा, कुछ और उससे आसान लगा, तो आपने वहाँ पे वो चेंज कर दिया। तो क्या हुआ कि नियोजन जो होता है वो शिक्षक की स्वामिनी ना होकर वो क्या होती है? सेविका होती है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल आप स्वामिनी ना बनाइए कि हाँ वही है, सब कुछ है। आगे एक और सिद्धांत हमारा है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या कहता है? यानी कि सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, कि आप सेलेक्ट करते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है। सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सिलेक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि आप सिलेक्शन कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, किस स्तर के आपकी क्लास में बच्चे हैं, फला स्तर के बच्चे ज़्यादा हैं, तो आप उनकी विधियों को लेंगे जहाँ पर उन बच्चों के लिए आपको आसान रहे पढ़ाना। तो चलो आसान से, सरल से कठिन की ओर चलते हैं। ये सूत्र है, ये मैं बाद में बताऊंगी आगे चल के। तो आप चयन करते हैं कि ये पाठ इस प्रकार का है, मेरी छात्र क्लास में छात्र इस प्रकार के ज़्यादा हैं, तो हम इस विधि से पढ़ाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आप एक और बता देती हूँ आज कि वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि हर एक बच्चा देखिए अलग होता है, हर एक बच्चे की रुचि अलग होती है, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, मानसिक स्तर, सब कुछ अलग होता है। लेकिन कुछ सिमिलरिटी होती है कक्षा में, एक ही एज के बच्चों में कुछ सिमिलरिटियाँ होती हैं, उनको हम इकट्ठे करते हैं और उसके बाद उस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि सारा बच्चा उसमें कवर अप हो जाए। तो ये हमारे कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं। अभी आधे और बचे हैं जिनको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। हमारे ये सिद्धांत है स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, जिसको हम क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक, अब आज मेरे समझाए हुए सिद्धांत से मैं एक प्रश्न पूछती हूँ जिसको कमेंट बॉक्स में डालकर आप लोग आंसर देंगे। मेरा प्रश्न है कि जो एक बीज जो होता है वो अपने अंदर सब कुछ एकत्रित करे रहता है। ठीक, एक बीज जो होता है वो सब कुछ एकत्रित करे रहता है। ये उदाहरण किस सिद्धांत का है? और एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि रुचि का सिद्धांत जो है, तो रुचि किस प्रकार की होती है?
रुचि जन्मजात होती है कि अर्जित होती है? इसका उत्तर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे और हम देखेंगे कितने लोग इसका आंसर देते हैं। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।